नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे वैगनर, अल्फ्रेड वैगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, जियोग्राफी, भू आकृति विज्ञान का महत्वपूर्ण टॉपिक, महाद्वीपों के प्रवाह का सिद्धांत। यह सिद्धांत वैगनर ने 1912 में प्रतिपादित किया, वो प्रकाश में लाया 1915 व 20 में। 1915 में जब विश्व वॉर चल रहा था, तब इसका उन्होंने प्रकाशन किया, परंतु उनको विश्व में चर्चा के रूप में नहीं लाया गया, इसलिए पुनः प्रकाशित 1920 में किया गया। तब यह पूरे विश्व में चर्चा का विषय बना। वैगनर ने यह सिद्धांत में बताया कि महाद्वीप के भाग स्थिर न रहकर प्रवाहमान होते हैं और जलवायु कटिबंध है, वह एक स्थिर दशा है। इसके ऊपर ही उन्होंने अपना प्रवाह का सिद्धांत दिया। देखते हैं इसके बारे में। अल्फ्रेड वैगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत है। वैगनर जर्मन के भूगोलवेत्ता, जलवायुवेत्ता थे, जिन्होंने यह सिद्धांत दिया। इन्होंने विश्व की जलवायु का अध्ययन करते हुए पाया कि एक ही स्थान पर जलवायु में भिन्नता के साथ समय समय पर भिन्नता देखने को मिलती है। इन्होंने बताया कि एक ही क्षेत्र में समय समय पर जलवायु में भिन्नता होती है। यह किस कारण होती है, तो इन्होंने निष्कर्ष निकालने का कार्य किया। वैगनर ने यह सिद्धांत 1912 में प्रतिपादित किया और 15 ईस्वी व 20 में इसे प्रकाशित किया। 15 में वर्ल्ड वॉर चल रही थी, तो इसे चर्चा में नहीं ला जाया सका, इसलिए पुनः प्रकाशन 1920 में इसका किया गया। जलवायु की भिन्नता के आधार पर दो रूप का निर्धारण हुआ। एक तो स्थिर भाग स्थिर रहे या जलवायु कटिबंधों में स्थानांतरण हुआ। स्थिर भाग जब स्थिर रहता है और जलवायु कटिबंध में स्थानांतरण होता है, इसके वर्तमान या उस समय कोई साक्ष्य अब नहीं पाए गए, तो यह बात पूर्ण रूप से खारिज हो जाती है। वर्तमान में प्रत्यक्ष में ऐसे तथ्य देखने को नहीं मिलते हैं। दूसरा रूप इन्होंने बताया कि स्थिर भाग तो प्रवाहित हुए और जलवायु कटिबंध स्थिर रहे। इसी तथ्यों को आधार मानते हुए वैगनर ने स्थिर भागों के स्थायित्व को अस्वीकार किया और प्रवाह सिद्धांत दिया। वैगनर ने बताया कि महाद्वीपीय भाग जो स्थिर न रहकर प्रवाहमान रहते हैं, और यह तब बताया जब यह सिद्धांत अपने आप में एक महत्वपूर्ण था। कार्बोनिफेरस कल्प के समय समस्त स्थल भाग एक विशाल महाद्वीप पेंजिया के रूप में था। वैगनर का यह मानना था कि कार्बोनिफेरस कल्प में यह एक पूरा विश्व का स्थलखंड है, वो एक महाद्वीप में पाया जाता था। इसके कोई टुकड़े नहीं थे, तब यह एक था जिसका नाम पेंजिया रखा गया, और जो महासागरीय भाग था उसको इन्होंने पैथालांसा नाम दिया। पैथालांसा मतलब जल ही जल, जिसमें चारों ओर जल ही जल हो, उसका नाम पैथालांसा रखा और महाद्वीपीय भाग को पेंजिया बताया। ये कब पेंजिया एक महाद्वीप के रूप में कब था? कार्बोनिफेरस कल्प में। और आगे इसमें पेंजिया के टुकड़े हुए, वो ट्रियासिक काल में इसके टुकड़े हुए। 20 करोड़ वर्ष पूर्व ट्रियासिक कल्प में पेंजिया के टुकड़े हुए, जिसका उत्तरी भाग लॉरेंसिया अंगारालैंड भी कहते हैं, वो दक्षिणी भाग गोंडवाना लैंड बना तथा दोनों के मध्य 33 सागर बना। जब कार्बोनिफेरस काल में पेंजिया एक ही भाग था, वो ट्रियासिक कल्प में टूटकर ये दो भाग में बंट गया पेंजिया, और इसको जब दो भागों में बंटा तो इसे लॉरेंसिया व गोंडवाना लैंड के रूप में जाना गया, और इसके बीच में 33 सागर आ गया। कार्बोनिफेरस कल्प में क्या था कि पेंजिया व पैथालांसा, पेंजिया स्थलखंड था, पैथालांसा महासागर का भाग था, और ट्रियासिक कल्प में ये पेंजिया टूटकर अलग भाग बन गए, एक लॉरेंसिया जिसको अंगारा लैंड भी कहा जाता है और गोंडवाना लैंड, दो भागों में टूटा, वो इसके बीच में 33 सागर की उत्पत्ति हो गई। अब देखते हैं लॉरेंसिया भाग में कौन से भाग आते हैं। लॉरेंसिया के विभाजन में
बाद उत्तरी अमेरिका, ग्रीनलैंड, यूरोप व एशिया भाग लॉरेंसिया के अंतर्गत आया। वो गोंडवाना लैंड जिसमें दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, मेडागास्कर, अंटार्कटिका वो प्रायद्वीपीय भारत का भाग है, वो गोंडवाना लैंड के अंतर्गत सम्मिलित हुआ। वैगनर ने बताया कि महाद्वीपीय भाग जो सियाल परत से वो महासागरीय भाग सीमा परत से बना हुआ है, वो पृथ्वी के केंद्र का भाग नीफे से बना हुआ है, यह वैगनर ने बताया। और महाद्वीपीय भाग जो सियाल है वो सीमा पर तैरता है, यह वैगनर ने अपना मत प्रस्तुत किया कि सियाल है वो सीमा पर तैरता है, और इसके सिद्धांत के पक्ष में अपने तर्क भी प्रस्तुत किए। वो तर्क जैसे जिग-साफिट, वैगनर ने अपने सिद्धांत के पक्ष में जो तर्क दिए वो इस प्रकार है। वैगनर ने बताया कि महाद्वीप के भाग जिग-साफिट की तरह होते हैं। ये जिग-साफिट में जब एक भाग, जैसे ये मार्कर है, यह एक भाग है, अब ये टूटकर दो भाग हो गए, और यह इस तरह फिट होते हैं जैसे पूर्ववर्ती रूप में ये मार्कर हैं। इस तरह मतलब दोनों एक दूसरे से मिल जाते हैं। इस संरचना को जिग-साफिट कहा जाता है। इसमें जब किसी वस्तु के टूटे हुए टुकड़ों को पुनः जोड़ा जा सकता है, जिस प्रकार एक वस्तु होती है वो टूटकर दो बन जाती है और पुनः वापस उसे जोड़ सकते हैं, उसी प्रकार ही महाद्वीपीय भाग है वो पहले एक थे और टूटकर अलग अलग हिस्सों में बंट गए। उसी तरह अटलांटिक महासागर के दोनों तटों को जोड़ा जा सकता है, अर्थात उत्तरी अमेरिका को यूरोप से व दक्षिणी अमेरिका को अफ्रीका से जोड़ा जा सकता है। वैगनर ने बताया कि जिस प्रकार जिग-साफिट में एक दूसरे को पुनः जोड़ा जा सकता है, उसी तरह ये फिट बैठते हैं। महाद्वीपीय भाग उत्तरी अमेरिका को यूरोप से व दक्षिण अमेरिका को अफ्रीका से इसी प्रकार पुनः जोड़ा जा सकता है, और ये एक दूसरे से पुनः उसी संरचना में फिट बैठते हैं। दूसरा है भूगर्भिक संरचना के आधार पर दक्षिण अमेरिका व अफ्रीका महाद्वीप की चट्टानों में समानता का होना, यानी भूगर्भिक संरचना के रूप में भी ये एक दूसरे से समानता लिए हुए है, अतः इनकी संरचना समान है। तो पूर्व में ये कभी एक ही भाग हुआ करता था, यह वैगनर ने अपने सिद्धांत से प्रतिपादित करने की चेष्टा की। कि घना व ब्राजील में प्लेसर निक्षेप का पाया जाना, घना क्षेत्र व ब्राजील में एक ही जैसे निक्षेप, प्लेसर निक्षेप, सोने की परतों का पाया जाना, इसको दर्शाता है कि यह कभी एक ही भाग हुआ करते थे। तीसरा है पूरा जीवाश्म प्रमाण। पूरा जीवाश्म प्रमाण, इसके अंतर्गत यह बताया गया है कि अटलांटिक महासागर के दोनों तटों पर पाई जाने वाली वनस्पति व जीवाश्म में समानता, कि अटलांटिक महासागर के दोनों तटों पर एक जैसी वनस्पति व जीवाश्म जीव जंतुओं के अवशेष में समानता, वना दोनों तटों पर कभी यह एक ही भाग हुआ करता था को दर्शाता है। भूगणितीय प्रमाण, यानी ग्रीनलैंड प्रतिवर्ष 20 मीटर पश्चिम की ओर खिसक रहा है। यह वैगनर ने बताया कि ग्रीनलैंड भाग है वो प्रतिवर्ष 20 मीटर पश्चिम की ओर खिसक रहा है, जो महाद्वीपीय प्रवाह को दर्शाता है। यानी ग्रीनलैंड भाग है वो प्रतिवर्ष खिसक रहा है, यह वैगनर ने बताया। परंतु यह प्रमाण 1930 के बाद अब तक नहीं मिले हैं। यह अपने सिद्धांत के पक्ष में तर्क क्लोसोटरिस वनस्पति के आधार पर दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका, मेडागास्कर, प्रायद्वीपीय भारत में एक समान वनस्पति का होना। वनस्पति यहाँ की सभी जगह एक जैसी वनस्पति है, इस हिसाब से कहा जा सकता है कि यह कभी एक ही भूभाग के अंग थे। लैमिंग जीवों का पश्चिम की ओर भागना। यूरोप महाद्वीप में स्कैंडिनेविया क्षेत्र में लैमिंग नामक जीव पाए जाते हैं, जो अधिक संख्या में होने के कारण पश्चिम की ओर भागते हैं, परंतु आगे स्थल न मिलने के कारण वो अटलांटिक महासागर में जलमग्न हो जाते हैं। अतः यह कहा जा सकता है कि प्राचीन काल में यूरोप महाद्वीप यह उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से जुड़ा हुआ भाग था, क्योंकि जुड़े हुए होने के कारण ही ये अभ्यास के होने के उपरांत ये अटलांटिक महासागर की ओर भागते हैं और अटलांटिक महासागर में जलमग्न हो जाते हैं। पुरातन जलवायु के आधार पर
हिमानी निर्मित टिलेट चट्टानों का दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका, मेडागास्कर, दक्षिण भारत में पाया जाना। यहाँ की जलवायु पुरातन एक समान होने के कारण यह कहा जा सकता है कि कभी यह भूभाग एक ही महाद्वीप का अंग था, तथा दक्षिण ध्रुव में नेटाल के पास डरबन रहा होगा। यह पुरातन जलवायु के आधार पर कहा जा सकता है। वैगनर ने अपने जलवायु सिद्धांत के पक्ष में ये तर्क दिए और बताया कि इनके आधार पर यह कभी एक ही भूभाग के अंग थे। अब है वैगनर के अनुसार महाद्वीपीय भागों में दो दिशाओं में प्रवाह हुआ होगा। वैगनर ने बताया कि महाद्वीपीय भाग प्रवाहमान दो दिशाओं में हुआ होगा, एक है भूमध्य रेखा की ओर और एक है पश्चिम की ओर। भागों की दो दिशाओं में प्रवाह को इस प्रकार बताया। विषुवत रेखा की ओर प्रवाह जब ध्रुवीय बल या पृथ्वी के घूर्णन बल के आधार पर, गुरुत्वीय बल या घूर्णन बल के आधार पर महाद्वीपीय भाग उत्तर की ओर प्रवाहित हुए, जिससे हिमालय, कुनलून, आल्प्स, एटलस आदि पर्वतों का निर्माण हुआ। वैगनर ने बताया कि महाद्वीपीय भागों का विषुवत रेखा भूमध्य रेखा की ओर प्रवाह हो रहा है, जिसमें बल लग रहा है वो घूर्णन बल, गुरुत्वीय बल पृथ्वी का, जिसके आधार पर ही इन पर्वतों का निर्माण हुआ। दूसरा है पश्चिम की ओर प्रवाह। पश्चिम की ओर प्रवाह का कारण वैगनर ने सूर्य व चंद्रमा का ज्वारीय बल बताया और कहा कि उत्तरी अमेरिका व दक्षिण अमेरिका महाद्वीप पश्चिम की ओर प्रवाहित हुए तथा सीमा द्वारा रुकावट होने से महाद्वीप के पश्चिम भाग में रॉकीज व एंडीज पर्वतों का निर्माण हुआ। वैगनर ने बताया कि पश्चिम की ओर प्रवाह से इन पर्वतों का निर्माण सूर्य व चंद्रमा के ज्वारीय बल के कारण हुआ, जो कि सीमा द्वारा रुकावट होने से इन पर्वतों का निर्माण हुआ है। यह इन दो दिशाओं के बारे में वैगनर ने बताया और वैगनर का ये सिद्धांत की आलोचना अनेकों शास्त्रियों ने की, जिसमें बताया कि ये वैज्ञानिकों द्वारा प्रतिपादित ये विभिन्न तथ्यों से पता चला कि वैगनर की ये बातें वास्तव में सच्चाई को लिए हुए नहीं है। वैगनर के आलोचकों ने बताया कि सियाल सीमा पर तैर रही है। यह इनके सिद्धांत में बताया गया कि महासागरीय भाग जिस पर महाद्वीपीय भाग है वो तैर रहा है। तो इससे लेक, रॉकीज व एंडीज पर्वतों की उत्पत्ति के बारे में वैगनर ने यह बता दिया कि सीमा द्वारा रुकावट उत्पत्ति हुई है, जो कि एक दूसरे के विपरीत है। क्योंकि एक बार तो ये कह रहे हैं कि सियाल है वो सीमा पर तैर रहा है, और दूसरी बात जब पर्वतों के निर्माण गई तो रॉकीज व एंडीज पर्वत के निर्माण की बात में यह कहने लगे कि सीमा द्वारा रुकावट होने से ये पर्वतों का निर्माण हुआ। और पेंजिया किस बल के कारण पूर्व में एक साथ जुड़ा हुआ था। वैगनर के आलोचकों ने यह बताया कि ये कह रहे हैं कि पेंजिया एक भाग था, तो ये पेंजिया किस बल के कारण ये एक भाग आपस में जुड़ा हुआ था। वैगनर ने महाद्वीपीय भागों को उत्तर की ओर प्रवाह बताया, लेकिन अंटार्कटिका का दक्षिण ध्रुव की ओर होना यह एक आलोचना के अंतर्गत है। और पश्चिम की ओर प्रवाह सूर्य व चंद्रमा के ज्वारीय बल से बताया वैगनर ने, जो वर्तमान बल से 90 अरब गुना अधिक होने पर यह संभव हो सकता है कि वह ज्वारीय बल कार्य करे। और पृथ्वी पर यदि इतना ज्वारीय बल कार्य करता तो पृथ्वी का घूर्णन कार्य करना बंद कर देता, जो कि एक आलोचना के अंतर्गत है, क्योंकि पृथ्वी लगातार घूर्णन कर रही है और यदि इतना ज्वारीय बल लगता तो ये पृथ्वी का घूर्णन ही रुक जाता। पश्चिम की ओर प्रवाह का होना बिल्कुल ही गलत बताया। अटलांटिक महासागर के दोनों तटों को नहीं मिलाया जा सकता, क्योंकि इनके मध्य में अटलांटिक कटक है, जो कि जिग्सा फिट की व्यवस्था को भंग करता है। यानी ये एक दूसरे भागों को आप वापस नहीं मिला सकते, क्योंकि इनके बीच अटलांटिक कटक है, जो कि उभरा हुआ भाग है, जो जिग्सा फिट की अवधारणा को गलत साबित करता है। यह वैगनर की विभिन्न आलोचना है, परंतु वैगनर का यह सिद्धांत भूगोलवेताओं के लिए अनेक आगे के सिद्धांत जैसे प्लेट विवर्तनिकी के सिद्धांत हैरी हेस के, जिसमें यह आधार का कार्य किया,
धन्यवाद।